नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका इस ताज़ा अंक में न्यूज़ टाइम और एससीएस न्यूज़ के चैनल्स पर। दोस्तों, अब पहला चरण चुनाव का बिल्कुल सामने खड़ा है। दूसरे चरण के नॉमिनेशंस भी ऑलमोस्ट अब कंप्लीट होने जा रहे हैं। हम अब पहले 2 चरणों की प्रक्रिया के मध्य में आ गए हैं और हालात कुछ ऐसे हैं कि जहां पर जो विरोधी दलों के उम्मीदवार खड़े किए जा रहे हैं, पता लगता है कि उनके नाम की घोषणा होती है और कुछ ही घंटों बाद उनके पास ईडी का समन आ जाता है। ये महाराष्ट्र के अंदर भी हुआ और कई जगह हो रहा है। क्या इसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं? किस अधिकार से मोदी की एक टेम्परेरी सरकार इस टाइम सरकार नहीं होती है। सरकार सिर्फ इमरजेंसी निर्णय ले सकती है। सिर्फ इमरजेंसी निर्णय और बाकी सारा जो दायित्व होता है चुनाव आयोग का होता है। तो ये चुनाव आयोग जो है, ये चूना आयोग है, ये पूरे भारत को चूना लगा रहा है। ये आपको भी चूना लगा रहा है, मुझे भी चूना लगा रहा है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि चुनाव आयोग दरअसल एक ऐसी कठपुतली है जिसके पास कोई पावर नाम की चीज नहीं है और मोदी का ये कहना कि मेरा जो मन आएगा वो करूंगा और पूरे के पूरे जो कानून का तंत्र है वो अपना काम करेगा, आचार संहिता की ऐसी की तैसी, ये सारे के सारे वर्ड्स हैं। लेकिन कल रात ही फिर ध्रुव राठी का एक और नया वीडियो आता है और उस नए वीडियो में डिक्टेटरशिप कंफर्म और जिस ढंग से सारी की सारी एक तरह से बखिया फिर से उधेड़ी गई है और ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास अब उसकी व्यूअरशिप टच करने जा रही है। मुझे लगता है कि सरकार को इससे बहुत तकलीफ हो रही है। अगर इनका फैक्ट चेक यूनिट सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं कर दिया होता, तो अब तक शायद ध्रुव राठी का सो कॉल्ड चैनल बैन हो चुका होता या हिंदुस्तान में देखा ही नहीं जा सकता था। ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। अब समस्या क्या है? समस्या कुछ नहीं है, सिर्फ भारत के नागरिकों को एक निर्णय लेना है। या तो उन्हें विकास चाहिए, लोकतंत्र का विकास चाहिए, मानव मूल्यों का विकास चाहिए या फिर वो एक पूर्ण विनाश के वारंट पर साइन करने जा रहे हैं। लेकिन जब-जब हमने देखा है कि पूर्ण विनाश के वारंट पे साइन करने का समय आया तो भारत के लोग जाग गए हैं, इमरजेंसी के बाद भी लोग जाग गए थे। लेकिन अगर अभी नहीं जागे क्योंकि जिस किस्म के पढ़े-लिखे लोगों के सर्विंग पुलिस ऑफिसर्स के जो ट्वीट आ रहे हैं, एक एसपी का ट्वीट आया है सर्विंग आईपीएस का कि केजरीवाल को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए, ये कानून के विरुद्ध है, ये शपथ के विरुद्ध है। मैं सोच नहीं सकता कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट एक वर्किंग आईपीएस कैसे दे सकता है। लेकिन शायद उसको भी हो सकता है अगले 2, 3, 4, 5, 6 चरणों के अंदर शायद लोकसभा का टिकट चाहिए होगा तो अभिजीत गांगुली की तरह, अभिजीत गंगोपाध्याय की तरह जो जज था, ये भी शायद उसी प्लानिंग के अंदर है कि टिकट कैसे मिल सकता है। ये जो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया जो मेल्ट हो गया, पिघल कर राख हो गया और जिस ढंग की इनकी प्रतिबद्धता मोदी के प्रति निकल के आ रही है, ये मुझे भी परेशान करने वाली है। भारत के जो भी बाकी जो समझदार नागरिक है, उनको भी परेशान करने वाली है। लेकिन शायद सारी दुनिया इस टाइम राइट विंग एक्सट्रीमिज्म में जा रही है और दुनिया के नागरिकों को, इवन भारत के नागरिकों को भी ये तानाशाही और एक्सट्रीमिज्म बुरा नहीं लग रहा है मैं बताऊं, लेकिन उनको सबक लेना चाहिए कि पिछले 1 हफ्ते से पूरा इज़राइल सड़कों पर है नेतन्याहू के खिलाफ कि तुम कर क्या रहे हो, तुम रिज़ाइन दो। यानी कि वो जीने नहीं देंगे। सबसे अच्छी बात ये है कि नेतन्याहू ने 100 कोशिश कर ली, लेकिन उनके नागरिक इतने प्रबुद्ध हैं, इतने जागरूक हैं कि वो सड़कों पर हैं और वो उसको मजबूर कर देंगे एक दिन कि नेतन्याहू पूरी ज़िंदगी जिस दिन हट जाएगा, जेल की सलाखों के पीछे होगा, इस बात में कोई अब क्या कहते हैं कि संदेह नहीं रह गया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुजरात से गिरीश जोशी साहब, सुनील शुक्ला जी इलाहाबाद से, राकेश अचल जी ग्वालियर से, मध्य प्रदेश से, अरुण कुमार शर्मा जी दिल्ली से, आप सबका बहुत-बहुत तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। आज सुनील जी सबसे पहले आपके पास आता हूँ। सुनील जी आप तो त्रिवेणी की भूमि से हो, गंगा, जमुना, सरस्वती से। यहाँ तो भारत की सब धाराएँ भी मिल जाती हैं। यहाँ पर वो धाराएँ जहाँ पर क्या कहते हैं कि आपकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, इनकी सोच अलग है, लेकिन मिलकर हम एक गंगा-जमुनी संस्कृति बना देते हैं। हम गंगा की वो धारा बना देते हैं जो सबको समाहित लेके चलती है, जिसको हम अपने शब्दों में कहते हैं इन्क्लूसिवनेस, समावेशी समाज। क्या भारत के नागरिक समावेशी समाज के अंदर विश्वास करना भूल गए हैं? या उनको तानाशाही इतनी पसंद आ गई है कि ध्रुव राठी के शब्दों में डिक्टेटरशिप कन्फर्म्ड? सुनील जी। धन्यवाद दिनेश जी। ठीक है। जी, आप कंटिन्यू रखिए, लगता है वो इधर से आवाज़ आ रही थी। जी, प्लीज़ कैरी ऑन। हाँ, धन्यवाद दिनेश जी। जी, ये नहीं, देश के लोग तो समावेशी संस्कृति में ही विश्वास करते हैं।
देश के लोगों में अभी आपस में विभाजन या आपस में मतभेद की स्थितियां नहीं है। एक दूसरे के साथ रह करके ही जीवन यापन करना चाहते हैं। हाँ, कुछ राजनीतिक ताकतें जरूर हैं जो अपने स्वार्थों के लिए इस समावेशी प्रवृत्ति को, इस गुण को, इस जीवन शैली को बर्बाद करना चाहते हैं अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए। लेकिन बड़े पैमाने पर देश का नागरिक नहीं चाहता। मेरा अभी भी मानना यह है कि 2014 या 2019 में भारतीय जनता पार्टी को जिन लोगों ने, जिस जनता ने सत्ता सौंपी, वह कोई इस बात के लिए नहीं सौंपी कि आप देश के जो सामाजिक समरसता का ताना बाना है उसको आप छिन्न भिन्न कर दीजिए। आपको नए भारत के निर्माण का जो आपने सपना दिखाया था उसके तहत किया था। इस हथकंडे के लिए नहीं किया था। यह हथकंडा तो लोगों को पहले से ही पता है और कहीं स्वीकृति नहीं मिली। एक आध राज्यों को छोड़ दिया जाए तो कहीं स्वीकृति नहीं मिली और लोगों ने हमेशा इनके खिलाफ अपनी विचारधारा को रखा है। आज जो प्रवृत्ति, इसलिए आप मैंने 10 साल के भीतर इस कदर लोगों के मन में जन आक्रोश आ जाए, यह इसी सरकार के साथ हुआ। इस सरकार की कार्य पद्धति के कारण ऐसा हो पाया है। आज ये स्थिति नहीं है कि जो 2019 में या 2014 में एक तरफा, पहले तो पूरे देश में था भी नहीं, लेकिन जिन इलाकों में भी सरकार इस पार्टी को जन समर्थन मिला, वहां ऐसा नहीं रह गया है कि लोग एक स्वर से बोल रहे हैं कि नहीं हमें इनको समर्थन देना। वो स्थिति नहीं बनी, क्योंकि आपने जिन लोकतांत्रिक मूल्यों परंपराओं के लिए यह देश आदि है, जो उनकी जीवन शैली में शामिल है, उसको आपने चोट पहुंचाई है। और सबके सामने उदाहरण है वो, ऐसा नहीं कि हम और आप कोई बात कल्पना करके कह रहे हैं। इस देश में 1975 में इमरजेंसी लागू हुई। इमरजेंसी लागू होने से निजी रूप से आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं था। किसी का छापा नहीं पड़ा था, किसी का ईडी की नोटिस नहीं जा रही थी, किसी का सीबीआई की नोटिस नहीं जा रही थी आम नागरिकों की, बल्कि कई सारे जो नागरिक सुविधाएं हैं वो बेहतर हो गई थी। लेकिन नागरिक आजादी सबकी प्रभावित हुई थी, पूरे देश की प्रभावित हुई थी। लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला हुआ था, जो पूरे देश पे हमला था। संवैधानिक संस्थाओं पे हमले हुए थे, जो पूरे देश पे हमला माना गया था। लोगों ने स्वीकार नहीं किया। और जब दो साल के बाद 1977 में जब मौका मिला, लोगों ने खारिज कर दिया, एक सिरे से खारिज कर दिया उस सरकार को जो इमरजेंसी के नाम पर गुड गवर्नेंस की बात कर रही थी। वही स्थिति आज की स्थिति है। और आप इस पार्टी को आप देखिए, जिन जिन राज्यों में इन्होंने गवर्नेंस के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश की, उन राज्यों में लोगों ने खारिज किया। आपके सामने अभी हाल में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है। मैं तमाम कोशिशों के बावजूद पश्चिम बंगाल में अपनी जड़ नहीं जमा पाए। जो सत्तारूढ़ दल है उसके मत जनाधार को आप नहीं कम कर पाए, तमाम कोशिशों के बावजूद। और ऐसा भी नहीं है कि ठीक है चुनाव जीतना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की चुनाव सरकार जीती है, भाई पार्टी चुनाव जीती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी जनता ने उसको स्वीकार कर लिया। बड़े पैमाने पर लोग विरोध में रहे हैं। पर चुनावी जीत हार के नाम पर आप जब बड़ा वर्ग आपको दिखाई पड़ा, ये नहीं कहा जा सकता है कि लोगों ने स्वीकार कर लिया। तो जो ये सरकार करना चाहती, जो भी ये कर रहे हैं, ये सबकी निगाह में है। अगर आप राजनीतिक दलों को उनके राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति नहीं देंगे तो लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आप विमर्श को स्थान नहीं देंगे तो लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आप संवैधानिक संस्थाओं पे हमले करेंगे जो लोगों की नागरिक सुरक्षा की गारंटी है, लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आप जो तटस्थ और ईमानदार और पारदर्शी संस्थाओं से कामकाज की उम्मीद की जाती है, अगर आप उनको प्रभावित करने की कोशिश करेंगे तो लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे। यही स्थिति है। आप हमने तो नहीं सुना कि सत्ता में रहते हुए भी, केंद्र की सत्ता में रहते हुए भी कोई राजनीतिक दल कुछ राज्यों में चुनाव प्रचार करने की हिम्मत न जुटा पाए। ये आपके करतूतों का परिणाम है। अगर नॉर्थ ईस्ट में आप साहस नहीं जुटा पा रहे हैं कि आप प्रचार कर लें, तो क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा तो है नहीं कि देश का अंग नहीं है, ऐसा है नहीं कि वहां बड़े नेता प्रचार करने नहीं जाते रहे हैं, ऐसा है नहीं कि आज भी बड़े राजनीतिक दलों के नेता वहां नहीं जा रहे हैं चुनाव के लिहाज से, लेकिन आप साहस नहीं कर पा रहे हैं। सत्तारूढ़ दल के बड़े नेता साहस नहीं कर पा रहे। क्यों हो रहा है ऐसा? वो इसलिए है कि आपकी कार्यशैली से लोग असहमत हैं बड़े पैमाने पर। अब राजस्थान से जो खबरें आई हैं कि आपने कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को आपने सीज कर दिया,
राजस्थान में खबरें आ रही हैं कि वहां लोग बुला करके कांग्रेस के उम्मीदवारों को आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। उनकी सभाओं में लोग उनको आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अगर यह स्थिति और उसके विपरीत जहां पे भारतीय जनता पार्टी की ताकत नहीं है, वहां आज भी उनकी ताकत नहीं बढ़ पा रही है। केरल में कोई बीजेपी के उम्मीदवारों को नहीं बुला के आर्थिक सहयोग कर रहा है या कह रहा है कि साहब मेरा घर खाली है, आप चुनाव कार्यालय बना लीजिए। ये तो नहीं स्थिति बन पा रही है। तो और कृत्रिम तरीके से और ऐसे मुद्दों को उठा करके जो जिसकी स्वीकृति आप खुद दे चुके हो, उसको नए सिरे से परिभाषित करने का अगर आप प्रयास करेंगे लोगों का ध्यान हटाने के लिए, वो संभव नहीं होता। 10 साल के शासन में रहने के बाद लोग आपके गवर्नेंस से परिचित हैं, इसलिए वो स्थिति नहीं बन पाती है। हाँ, प्रयास आपके वही है। आपकी स्थिति है कि आप राजनीतिक दलों को काम नहीं करने देना चाह रहे हैं और आप अपने भ्रष्टाचार के ऊपर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। जिस इस इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला तो खुला खुला है, दीवालों पर लिखा हुआ है ये कि किस तरीके से भ्रष्टाचारी तरीकों से सरकार ने अपने पार्टी के लिए पैसा इकट्ठा किया, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया। अब तो कोई इसमें छुपी हुई बात नहीं रह गई। और उसके ऊपर भी आप कहिए कि नहीं साहब एक पारदर्शी व्यवस्था हमने लाई, कौन स्वीकार करेगा आपकी बात? ऐसे विदेश से संबंधित मसलों को आप लोगों के बीच में लाएंगे। ये कहा जाता था, ये मान्यता रही है कि राजनय में डिप्लोमेसी और फॉरेन अफेयर्स को लेकर के चुनाव के दौरान उनका उल्लेख नहीं किया जाएगा। एक अलिखित अवधारणा रही है राजनीतिक दलों में। और सुरक्षा को लेकर के, देश की सुरक्षा को लेकर के, राष्ट्रीय धार्मिक मुद्दों को लेकर के और विदेश राजनय को लेकर के चुनाव में चर्चा नहीं की जाती। आप वो भी लेकर के चले आ रहे हैं, तो लोग कैसे स्वीकार कर लेंगे आप? ऐसा तो है नहीं कि 75 साल में हम इस देश के लोगों की समझ कमजोर हो गई है या लोगों ने विचार करना बंद कर दिया, ऐसा तो है नहीं। तो जो प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है उस प्रवृत्ति से मुझे नहीं लगता कि लोग सहमत हैं। और इस आधार पर भी आप कह सकते हैं कि जो विपक्ष की रैलियां हुई हैं, चाहे पटना में हुई हो, चाहे मुंबई में हुई हो, चाहे दिल्ली में हुई हो, जिस बड़े पैमाने पर सक्रियता के साथ लोगों ने भागीदारी की है, उसमें एक राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है। इस मेरा मानना यह है कि यह देश अपने समावेशी संस्कृति जीवन शैली को हमेशा बना के रखेगा। जी। जी। अच्छा जी, आपके पास आता हूँ फिर गिरीश के पास और फिर अरुण जी के पास।